नीट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 11th क्लास की पुस्तक भौतिक भूल के मूल सिद्धांत के अध्याय 10 पर रिवीजन विथ एमसीक्यू के तहत चर्चा करेंगे। इस चर्चा की शुरुआत हम अध्याय के परिचय के साथ करेंगे। इस अध्याय का नाम है वायुमंडल में जल, जहां वायुमंडल का अर्थ होता है पृथ्वी की ओर चारों ओर फैले हुए वायु की पतली परत, जबकि जल एक आम रासायनिक पदार्थ है। इसके अणु में 2 हाइड्रोजन पाए जाते हैं और 1 ऑक्सीजन, इसलिए इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। इस समान परिचय के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो है जल वायुमंडल में कितनी अवस्था में पाई जाती है। तो इसका जवाब होगा C 3। ये 3 अवस्था है आपका, ठोस, द्रव और गैस। क्वेश्चन नंबर 2 है वायुमंडल महासागरों और महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान किसकी सहायता से करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा D सभी। इसमें वाष्पीकरण का अर्थ होता है जब जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसे वाष्पीकरण की क्रिया कहते हैं। और जब वाष्पीकरण की क्रिया पेड़ पौधों में होती है तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जबकि संघनन क्रिया के कारण बादलों से जल संतृप्त होकर जल के बूंदों के रूप में जब धरातल पर गिरता है तो उसे हम वर्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हवा में मौजूद जलवाष्प को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा A आर्द्रता। आर्द्रता की माप ग्राम प्रति घन मीटर में की जाती है। निरपेक्ष आर्द्रता का अर्थ होता है वायुमंडल में उपस्थित वास्तविक और मौजूद आर्द्रता निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। जबकि वायुमंडल की क्षमता की तुलना में मौजूद आर्द्रता सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। सापेक्षिक आर्द्रता हमेशा प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। वहीं विशिष्ट आर्द्रता का अर्थ होता है 1 kg वायु में स्थित आर्द्रता विशिष्ट आर्द्रता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक निश्चित तापमान पर 1 घन मीटर वायु में जितनी ग्राम जलवाष्प होती है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा B आर्द्रता सामर्थ्य। जबकि संतृप्त का अर्थ होता है पूर्णतः भरा हुआ। अगर इसे भूगोल के संदर्भ में देखें, इसे इस अध्याय के संदर्भ में देखें तो एक निश्चित तापमान जिस पर वायु जलवाष्प से पूरी तरह भर जाती है तो उसे संतृप्त अवस्था कहते हैं। वहीं ओसांक का अर्थ होता है जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे ओसांक कहा जाता है। और संघनन का अर्थ होता है जलवाष्प जब जल में परिवर्तित होती है तो उसे हम संघनन की क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जब जलवाष्प सीधे द्रव से ठोस के रूप में परिवर्तित होती है तो उसको क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है A ऊर्ध्वापातन। संघनन केंद्र के अंतर्गत धूलकण, धुआं तथा महासागरीय नमक को सम्मिलित किया जाता है। ये वायुमंडल में जाते हैं जिन पर
जलवाष्प जमा होते हैं और यहीं पर संघनन की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संघनन कब होता है? जब वायु का तापमान उष्मांक तक गिर जाता है। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, वायु का आयतन तथा तापमान दोनों गिर जाए। ये भी सही है। ये है, वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जल प्रविष्ट कर जाए। ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा डी, सभी स्थितियों में। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित ना होकर ठोस वस्तु की सतह पर पानी के बूंद के रूप में जमा होता है तो उसे क्या कहते हैं? उस स्थिति को कहा जाता है ओस। आर्द्रता, तुषार में आर्द्रता ठंडी सतहों पर जमा होती है और जब सतह के नजदीक जलवाष्प धूल कणों पर संघनन की क्रिया करती है तो उसे कोहरा कहते हैं। कोहरा सामान्यतः बादल के ही प्रकार होते हैं और इस कोहरा में धुआं मिल जाता है तो इसे धूम्र कोहरा भी या धूम्र कोहरा का निर्माण होता है। कुहासा में कोहरा की अपेक्षा नमी ज़्यादा होती है और इनका निर्माण अधिकांशतः पहाड़ों पर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बादल के कितने प्रकार होते हैं? इस प्रश्न को हल करने से पहले हम ये समझेंगे कि बादल कहते किसे हैं। बादल पानी की बूंदें या बूंद तथा बर्फ के रवों का समूह होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, बादल के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 4। लेकिन इन विकल्पों को सही तरीके से समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि बादलों को दो आधार पर बांटा जाता है। पहला है पारदर्शिता और दूसरा है ऊंचाई। पारदर्शिता में 4 प्रकारों में बांटा इसे गया है। पहला है पच्छाव, दूसरा है कपासी, तीसरा है अस्तरी और चौथा है वर्षा। जबकि ऊंचाई में इसे 3 भागों में बांटा गया है, ऊंचे बादल, मध्यम ऊंचाई वाले बादल और कम ऊंचाई वाले बादल। और ऊंचे बादलों के फिर कई स्तरों में बांटा गया है। पहला है पच्छाव बादल, दूसरा है पच्छाव स्तरीय बादल, तीसरा है पच्छाव कपासी बादल। मध्यम ऊंचाई के बादलों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्तरीय मध्य बादल और दूसरा कपासी मध्य बादल। तीसरे को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्तरीय कपासी बादल, दूसरा स्तरीय वर्षा मेघ और तीसरा कपासी वर्षा मेघ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है पारदर्शिता के आधार पर। नंबर 9 है, निम्न में कौन वर्षण का प्रकार? इसमें डी, इसका आंसर हो जाएगा सभी। यहाँ पर जितने हैं सभी वर्षण का प्रकार हैं। जब बादलों से जल के रूप में बूंदें धरातल पर गिरती है तो उसे वर्षा कहा जाता है। जब यह बर्फ के रूप में गिरेंगे तो उसे हिमपात कहा जाता है। जब बादल से बर्फ जल के बूंदों के आकार में जब गिरती है तो उसे संहित कहा जाता है। जब ये जल के ये जो बर्फ के छोटे छोटे बूंदें जब आपस में मिल जाती हैं तो तब ये गिरते हैं तो इसे कारकापात कहा जाता है। यहाँ पर कारकापात का अर्थ सिंपल सा है, ओले गिरना।
ओले गिरने को ही कारकापात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्षा के कितने प्रकार होते हैं? वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है पर्वतीय वर्षा, दूसरा है संवहनीय वर्षा और तीसरा है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा को फ्रंटल वर्षा भी कहते हैं। या पर्वतों की सहायता से जब वर्षा होती है तो उसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं, जबकि संवहनीय वर्षा जब वायु गर्म होकर ऊपर की जाती है और चक्रीय अवस्था में घूमती है और इसके कारण जब वर्षा होती है तो इसे हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। जबकि चक्रवातीय वर्षा का संबंध होता है चक्रवातों से। और चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इस संवहनीय वर्षा मुख्यतः विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वृष्टि छाया क्षेत्र किस प्रकार की वर्षा की विशेषता है? तो ये वर्षा की विशेषता है बी, पर्वतीय वर्षा। पर्वत के जिस भाग में बादल टकराते हैं तो वहां उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वर्षा होती है, जबकि जस्ट इसके दूसरे साइड में वर्षा नहीं होती है। तो पर्वत के जिस ढाल पर वर्षा नहीं होती है उस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ध्रुवीय क्षेत्रों में। विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और जैसे ही विषुवत रेखा से अब ध्रुवों की ओर जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। अगर ये कोई क्षेत्र, यहाँ ये जल भाग है अर्थात समुद्रीय क्षेत्र है और इधर आपका स्थल भाग है, जल भाग के क्षेत्र से अब जितने अंदर स्थल भाग की ओर जाएंगे वहाँ वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी, जबकि जो आपका तटीय क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है।